के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है हार्दिक भट्ट। ये हैं बालासिनोर गुजरात, 6 जून 1981। इनके सवाल बड़े अजीब हैं। पढ़ूं? पढ़ के बताता हूँ। मैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। मेरी मासिक आय 1 लाख जितनी है। मेरा ग्रोथ कब तक होगा, कहाँ और कैसे होगा? मेरा खुद का बड़ा घर कब तक होगा? पैतृक संपत्ति मिलेगी? मेरी पत्नी प्रोफेसर की नौकरी करती हैं और मेरा बेटा 5वीं क्लास में है। दोनों का भाग्य कैसा है? अब मैं एक आपको बात बताता हूँ। मेरे यहाँ से जब लोगों को अपॉइंटमेंट के लिए बोला जाता है, हालांकि बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति के जीवन में कभी भी कुठार भरते नहीं हैं और वो निरंतर, आप अगर लाख रुपए की नौकरी करते हैं या फिर अगर इसकी स्थिति बन रही है तो निस्संदेह ये भी प्रयास करना होगा कि धन का दान भी होता रहे और लालच भी न समाए। क्योंकि अगर एक घर में 3 सदस्य हैं और अगर ऐसी स्थिति बनी है, मैं ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये सवाल का उत्तर नहीं दे रहा, आप मेरे पास जो सवाल पूछे हैं उसका उत्तर मैं दूंगा, पर मेरे कहने का मतलब ये भी है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अगर धन की अधिकता चाहे व्यक्ति, तो उसको सबसे पहले धन का दान करना चाहिए। विद्या की वृद्धि तो विद्या का दान, धन की वृद्धि तो धन का दान। क्योंकि जिस चीज की अधिकता होती है वो और भी अधिक तब होती है जब आप उसको अधिक संख्या में देते हैं। दूसरे नंबर पे यहां पे लोग इतने कमजोर लोगों को मैंने देखा है जिसके लिए ये, मैं स्वयं की भी बात करता हूं, ये रकम बहुत बड़ी होती है मेरे लिए भी। दूसरे नंबर पे कहूंगा तो व्यक्ति के जीवन में ये जो सवाल उन्होंने पूछा, या व्यक्ति अगर ऐसा सवाल पूछता है कि और ज्यादा, जो ये और ज्यादा वाली बात है वो क्यों है? क्योंकि जन्म कुंडली में, मैं पंचांग बताऊंगा थोड़ी देर में, यहां पे चंद्रमा राहु के साथ है। और गौर से समझिए तो सारे ग्रह जन्म कुंडली में दक्षिणावर्ती बैठे हैं, ऐसे इधर, और इधर का सारा भाव खाली है। इस कारण से, क्योंकि आप जब ध्यान से समझते हैं तो इस कुंडली का लग्न कहां बैठा? धन में, तो धन की स्तुति तो रहे, पर व्यक्ति जो होता है वो सूर्य के साथ वहां पे 2 पापक ग्रह बैठ गए। इस कारण से व्यक्ति जो होता है वो लालची होता है, व्यक्ति वाहवाही लूटता है, एकदम दूसरों को सतर्क करने वाला, सावधान करने वाला, दूसरों के धन से संबंधित लेन देन ये सीए हैं, तो मैनेजमेंट का काम करते हैं। और लग्न के अधिपति धन भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं जो कि पंचम के अधिपति हैं, तो व्यक्ति के जीवन में पुत्र का, दाम्पत्य का, पत्नी का, इन सब चीजों का सुख है। लेकिन यहां राहु के कर्क राशि में, चंचल राशि में बैठने के कारण मन में कभी भी संतुष्टि का भाव नहीं आता है। ये कारण है। और उस पे जरा गौर करिए तो पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि, मंगल कौन है? साहस है, बल है, पराक्रम है, ऊर्जा है, उद्वेग है, राजनीति है, उत्साह है, वो सब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे उसकी दृष्टि जाने से व्यक्ति यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब में उसको और अधिक की इच्छा जागृत होती रहती है। ये है। और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र के 8 डिग्री के, जिसके अधिपति शनि, जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के इस भाव को बलशाली बना रहे, बली है ये भाव, तो आपको तो वैसे भी सब कुछ मिला है, अब उसमें और अधिक का मतलब क्या होता है? मैं तो समझता हूं कि बहुत है, बस उसको सही तरीके से खर्च करने की आवश्यकता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में सुख है, सुख का मतलब सब कुछ होता है। इस कुंडली में अगर कुछ कमजोर है तो वो व्यक्ति का मानसिक सुख वो कम है। आपकी कुंडली में ऐसी कोई कमजोरी नहीं है। यहां चंद्रमा और राहु के बीच में डिग्री 8 डिग्री और 9 डिग्री के, ये दोनों है, 8 डिग्री के चंद्रमा, 9 डिग्री के राहु। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के जीवन में वो सब कुछ होने के बावजूद भी भटकाव जारी रहे, कलह जारी रहे और ये सब चीज होता रहे। आप इस चीज को कैसे ठीक कर सकते हैं? उस धन को सदगति देने के बारे में अगर आप विचार करें तो मुझे लगता है ज्यादा श्रेयस्कर होगा। अब आपकी कुंडली में मैं आपकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपकी कुंडली का जो रिपोर्ट बनता है वो ये है। ज्येष्ठ माह में जन्मे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाइए तो और भी ज्यादा धन की बचत होगी। अगर धन के निकट, अगर जन्म स्थान से निकट हैं या बहुत ज्यादा दूर नहीं गए हैं तो इस वजह से भी धन कई बार बचता नहीं है। तो अगर जन्म स्थान से दूर जाएंगे
तो लाभ ज्यादा होगा। उत्तरायण में जन्मे हैं तो आत्मबल ठीक है, विश्वास ठीक है, शुभ ग्रहों का प्रभाव ठीक है, माता पिता का सहयोग संपूर्ण ठीक है, घर परिवार का प्रभाव भी ठीक है, कुटुंब जन का सुख इस कुंडली में थोड़ा कमजोर है। कुटुंब पे खाली खर्च ही होते रहेंगे, उनसे मिलता जुलता थोड़ा कम है। शुक्रवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति ऐश्वर्यशाली है, ऐश्वर्य भोगना चाहता है और भोगी भी है, और वस्तुतः वो थोड़ा सा कभी कभी अपने काम में आलस्य भी करेगा। दूसरे के काम में जहां उसको पैसे दिखेंगे तुरंत आगे हो जाएगा, लेकिन वही काम जब खुद के लिए करना होता है तो व्यक्ति थोड़ा आलस्य दिखाता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के पास इस बात का प्रभाव है कि वो क्रोध को कहां लगाए, चीजों को कैसे मैनेज करे, इसकी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है। मतलब आपके पास इस बात का बल है कि क्रोध को कैसे मन जो है वो मैनेज करना है। जब क्रोध क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा, और आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो वृषभ राशि में बैठे हैं। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह होकर के अपने परम मित्र के साथ जहां जहां बैठ करके धन भाव को मजबूती दे रहे हैं, वहीं पे उस सूर्य को जरा समझिए तो वो सूर्य आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होकर के धन भाव में महाधनी योग लगा रहे हैं। मंगल के साथ बैठने के कारण, जो कि लग्न के अधिपति हैं, धन भाव में बैठे हैं, जिस पे केतु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि है। इस वजह से कि पंचम भाव के अधिपति को और द्वितीय और लग्न के अधिपति को अगर गुरु और केतु का प्रभाव पड़ेगा तो एक तरफ व्यक्ति तो धर्मांध नहीं होगा, धर्मी है, उसके पास वेदों का, पुराणों का, धार्मिक वेद पुराणों धर्म से संबंधित पुस्तकों का और धर्म का ज्ञान बिल्कुल होता है। वो कभी भी समाज के बड़े और ऊंचे तबके के जो लोग होते हैं उनको कभी भी वो असंतुष्ट नहीं करेगा। वो सबके साथ सामान्यतया संतुलित होकर के व्यवहार करता है और अपने जीवन में धर्म को धारण करके रखता है। वो कभी भी किसी पे विक्षोभ नहीं पैदा करेगा, कभी भी किसी को कष्ट देने वाली बात नहीं कहेगा। क्रूर बोल सकता है, कठोर बोल सकता है, पर सत्य बोलने वाला होगा, वो झूठा नहीं है। और जो भी काम उसके हाथ में दे दिया जाएगा वो उसे जरूर ही अंततः पूरा करके ही दम लेता है। ऐसी भी स्थिति है। ये अगर आपके जीवन में चीजें चल रही हैं तो निस्संदेह ये मैं समझ रहा हूं कि ये परेशानी वाली बात नहीं है। ये लालच जो पैदा हुई है वो इसलिए पैदा हो रही है कि यहाँ पे चंद्रमा राहु, आपका मन अशांत है और मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे जा रही है, जो व्यक्ति को हमेशा ही खोद खोद करके निकालने वाला, हमेशा ही गिर करके उठने वाला बना देते हैं। आयु है, संपन्नता भी है, लाभ भी है, क्योंकि राहु का प्रभाव यहां भी आ रहा है। इस वजह से भी व्यक्ति का दिमाग कभी भी शांत न रहे या दिमाग बेचैनी को प्राप्त होता रहे। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के चंद्रमा है। अब जरा सोचिए कि मैंने जो बात कही है वो अभी मैं आपका पंचांग पढ़ रहा हूं, मेरे पास ये सामने से कुंडली अभी आती है, मैं जो है वो ऐसी बात कहूंगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक है। इस कारण से भी व्यक्ति का मन आंदोलित होता रहता है और मन विक्षिप्त होता रहता है। बहुत है ये, आप जरा सोच के देखिए। मैं आपको एक अपनी बात बताऊं, बड़ा निकट से समझना, आप सभी लोगों से बात करता हूं। जो लोग मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट लेने के लिए पूछते हैं और पूछ करके चुप हो जाते हैं, तो मेरे यहाँ जो निखिल जी हैं वो अब उनसे पूछते हैं कि श्रीमान आप कुंडली के लिए पैसे कब भेज रहे हैं या कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट कब ले रहे हैं। हमारे यहाँ से ऐसी बात होती है, मैं सामने से बोल रहा हूँ। पर आपको भरोसा नहीं होगा कि कई बार लोग ये कहते हैं, जबकि मेरी फी मात्र 1100 है, फिर भी कई बार लोग ये कहते हैं आपकी फी बहुत ज्यादा है। जबकि मुझे याद है और अभी भी मैं 200-300 लेकर के भी कुंडलियां देख लेता हूं। इस वजह से भी मेरे यहां लाइन लंबी लग जाती है, क्योंकि मैं किसी को भी कमजोर या ऐसा नहीं सोचता कि चलो वो ठीक है, वो इतने पैसे देगा तभी मैं उसकी कुंडली देखूंगा, मैं ऐसा नहीं सोचता। इस वजह से भी मेरे यहाँ भीड़ होने की स्थिति हो जाती है। अब मैं वैसा तो नहीं कर सकता कि चलो जिसके पास इतनी फी है मेरी जो वही देखेगा कुंडली उसी की देखूंगा, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ इसको आप अलग तरीके से मत लीजिएगा, पर मैं इतनी बात करता हूं कि जहां लोग 1100 की फी भी देने में 3 महीने का समय लेते हैं, 4 महीने का समय लेते हैं और ये तक कह देते हैं कि मेरी हैसियत नहीं है, मेरी स्थिति नहीं है, भारत है श्रीमान। और ये मुझे ये समझने की आवश्यकता है और आपको भी यही समझने की आवश्यकता है। ये जो आप मुझे अब बता दिए हैं तो मैं ये बात कहूंगा, वस्तुतः है, उसमें कमी नहीं है। आपकी पत्नी भी कमा रही हैं, आप भी कमा रहे हैं, उसमें कमजोरी कहाँ है? बस कमजोरी यह है कि हम संतुष्ट नहीं हो रहे। और ये कभी कुठार कभी भरने वाला नहीं है। मैंने एक कहानी कभी किसी कार्यक्रम में कही थी कि नारद जी एक ब्राह्मण था जो लालची था, उसको जा करके वो तपस्या कर रहा था कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए। तो नारद जी आ गए, वो भगवान के मन है,
तो नारद जी ने पूछा कि क्या चाहते हो? तो ब्राह्मण ने कहा कि मुझे धन चाहिए। तो बोले जाओ, ये कमंडल ले लो जो तुम्हारे पास है, और इस कमंडल को ले जाकर के कुबेर से कहना कि मुझे धन दे दो। नारद जी ने भेजा है। वो ब्राह्मण जो है वो कुबेर के पास गया और कुबेर का समस्त कुठार खाली हो गया, फिर भी ब्राह्मण का कमंडल भरा नहीं। फिर नारद जी ने सोचा कि ये ब्राह्मण अभी तक लौटा क्यों नहीं। फिर वो जब देखे तो उसके कमंडल में लालच भरा था और इस वजह से वो समस्त जो है वो कुबेर का भंडार खाली हो गया, पर ब्राह्मण का कमंडल भरा नहीं था। तात्पर्य इतना कि हम लालच से मुक्त कब तक होंगे, हमारा मन शांत कब होगा चीजों से, भौतिकीय वस्तुओं से, ये चीज है। क्योंकि सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में अष्टम भाव को देख रहे हैं। व्यक्ति जो है वो सूर्य की तरह तीव्र है, महत्वाकांक्षी है। स्वभाव भाव को देख रहे हैं ना, मंगल और सूर्य दोनों देखेंगे तो स्वभाव कैसा हो जाएगा? गर्मी वाला, या फिर महत्वाकांक्षा, प्रबल ऊर्जा, मैं सबसे ऊपर रहूं, मेरे नीचे ही सब रहे, इस तरीके का भाव भी कई बार आ जाता है, वैसी स्थिति है। और पराक्रम शुक्र और बुध तृतीय भाव में, ये यहाँ पे पापक ग्रहों का बैठना अच्छा होता है, पर शुभ ग्रहों का बैठना अच्छा नहीं होगा। और दरअसल यहाँ के अधिपति यहीं बैठे हैं तो ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, पर स्मूथ मेहनत करने वाला होता है। वो बहुत ज्यादा हड्डी तोड़ने वाला मेहनत नहीं करता। आप पहाड़ नहीं ढहा सकते, आप शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते उस तरीके का जिस तरीके का एक मजदूर मेहनत करता है। आप दिमाग से मेहनत करने के पैसे लेते हैं और दिमाग से ही मेहनत आपकी बनेगी। सामान्य मेहनती हैं आप, अपने काम में अब बिल्कुल परफेक्ट हैं और बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मंगल से प्रभावित है। ये कालपुरुष की कुंडली है। और वस्तुतः जरा देखिए तो दशमांश कुंडली में लग्न में ही राहु आपको बहुमुखी बनाने का एक भी मौका छोड़ नहीं रहा, और ऊपर से मंगल की दृष्टि, बाप रे बाप, हद है, हद है ये। मतलब समझते हैं इसका? ये मंगल आपको बेचैन कर रहा है स्वग्रह मित्र की राशि में, जिसके अधिपति गुरु उच्च के हैं। ये अद्भुत है और ये और भी बढ़ सकता है। आप मेहनत अपनी बढ़ा दीजिए, अपने क्लाइंट बढ़ा दीजिए, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि कमजोर नहीं है। दशम स्थान के अधिपति उच्च के, और वो भी धन भाव में, और धन भाव के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में उच्च के 12वें, व्यय पे कंट्रोल कर लीजिए। और उसके बाद पराक्रम भाव में सूर्य, शनि और शुक्र, अगर हो सके तो अपने क्लाइंट के साथ अपने संबंध और भी ज्यादा बेहतर बना दीजिए, कम्युनिकेशन उनके साथ और भी ज्यादा बेहतर रहे। वो कभी भी जो आपके पास आए उसके साथ आप उसको छोड़ने का प्रभाव विकसित, ऐसा कुछ भी मत करिए। कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेशन खराब मत करिए, गैप ना करिए, स्वतः पहुंचिए अगर जरूरत पड़े तो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्थिति बन रही है। आप मेहनती हैं यहाँ भी, क्योंकि यहाँ का अधिपति यहीं बैठा है, यहाँ भी यहाँ का अधिपति यहीं बैठा है, यहाँ भी यहाँ का अधिपति वहीं बैठा है। मेहनत है पर गैप ना हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके क्लाइंट और आपके बीच में कोई अन्य लोग आ रहे हैं जिससे आपके क्लाइंट की दूरी आपसे बढ़ रही है। गौर इस बात पे करना होगा, ठीक है। सुख है यहाँ पे, आपके काम में संतुष्टि भी है। ये सिर्फ यहाँ खेल चंद्रमा और राहु बिगाड़ रहे हैं, ये बिल्कुल निकट हैं और दरअसल आपके मन को अपवित्र करने का काम कर रहे हैं। चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ राहु और चतुर्थ भाव के अधिपति के निकट शुक्र और बुध। अब जरा ध्यान से समझिएगा, लॉजिकली एक बात बताता हूं। चतुर्थ स्थान से पीछे का, यानी कि मुझे संपूर्ण शांति है, और उसमें अगर विक्षोभ पैदा करेंगे तो ये मृत्यु शैया तक आपको शांत नहीं रहने देगी। मृत्यु के शैया पे लेटे रहेंगे, फिर भी बेचैनी देती रहेगी कि धन संचय करता रहूं, ज्यादा खर्च ना हो। मेरे बाबा शिक्षक थे, रिटायर कर गए। अभी पिछले साल मई जून में जब वो बिल्कुल ही पस्त हो गए थे, मतलब मृत्यु को अब हम लोग सोच लिए थे कि अब इनका जो है वो परम धाम को जाना तय है, और हमने सारी व्यवस्था बना ली थी कि चलो ठीक है, अब तो ये जो है वो सब, अब इनके सदगति की स्थिति हो रही है, अब ये सुधारेंगे। आपको भरोसा नहीं होगा, वो अंतिम समय में मेरे पिताजी को बुला करके क्या बात कहे थे पता है? बताता हूं। ज्यादा पैसे मत लगाना मेरे काम क्रिया में, कर्ज वगैरह की स्थिति मत करना, कम में ही निपटा देना। सही बोल रहा हूं, ऐसा कहा था उन्होंने। तो मेरे पिताजी बोले थे कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और आज उसके बाद हमने पूजा कराई, घर में विधिवत पूजा कराई, बहुत बढ़िया तरीके से ब्राह्मणों को बुलाया, गीता पाठ कराया, भागवत सुनाई, जो है वो गोदान कराया और धातुओं का दान कराया। ये सब काम मैंने स्वयं करवाया था। और आज वो व्यक्ति मर करके जिया है और अभी खेत भी घूमने चले जाते हैं वो। अभी मैं परसों ही उनसे मिलके आया। सोच के देखिए
मृत्यु के मुख से उस व्यक्ति जिसको हम लोग मतलब जो है वो तुलसी का दल और गंगाजल तक दे दिए थे, जेब में जो है वो हृदय के पास गीता तक दे दिया गया था, गोबर का चौका लगा करके उत्तर के माथे उनको सुला भी दिया गया था और सब लोग रो भी रहे थे बैठ करके, ये तक स्थिति हो गई थी। मेरे अपने दादा की बात कर रहा हूं मैं। और फिर भी उस व्यक्ति के पास जो है वो इस बात का डर समाया हुआ था कि ज्यादा खर्च ना हो जाए, मेरे मरने के बाद मेरे घर वाले मेरे काम और क्रिया में बहुत ज्यादा पैसे ना लगा दे। सोच के देखिए, हम लोग तो सोच रहे थे कि वो तो अब चलेंगे, अब उनका जो है वो उनकी आयु पूरी हो चुकी है, पर व्यक्ति फिर भी बचा है। और अभी मैं गया था तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये स्थिति है। गांव वाले बोल रहे थे कि अपने में तो इतना बढ़िया पूजा करवाया कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया आप लोगों ने। तो ये बात है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी असंतुष्टि कितनी है उसको कम करिए और संतुष्टि कितनी है उसको तीव्र करिए, उसको ज्यादा करिए। बाकी कुंडली में गड़बड़ नहीं है, इतने अच्छे अच्छे ग्रह लेकर के बैठे हैं, तो सिर्फ इस कुंडली में कमजोरी असंतुष्टि का है, बाकी कुछ नहीं है। यहां भी देखिए स्वग्रही गुरु मंगल मित्र की राशि में, यहां भी बढ़िया। यहां भी मंगल का प्रभाव जो है वो सूर्य के साथ बैठे हैं, लग्नेश होकर के पंचमेश के साथ, ये अच्छी बात है। यहां शनि का बैठना आपको नियमतः नियम से चलने वाला, कानून का पालन करने वाला और दूसरों को सतर्क करने वाला, मैनेज करने वाला और कभी कभी पाप कृत्य करने वाला भी बना देता है और प्रैक्टिकल भी बना देता है। धन कमाने के लिए व्यक्ति कभी कभी धर्म को छोड़ भी सकता है, ये काम मत करिएगा। ये स्थिति। अब यहां पे गौर करिए, यहां भी चंद्रमा राहु एक साथ और यहां शुक्र बैठे हैं। अब ध्यान से समझिए, शुक्र और चंद्रमा एक साथ, ये ऐसी स्थिति में दाम्पत्य तो बहुत अच्छा रहे, पर यहां पे कहीं ना कहीं कलह का वातावरण भी बन रहा है। तो इसको आप ठीक कर सकते हैं तो कर लीजिए, इसको ठीक कर लेंगे तो कुछ भी इस कुंडली में समस्या नहीं है। ताकि किसी भी तरीके से, मैंने कहा व्यय को कंट्रोल करना है, और दूसरा आपका क्लाइंट, वो वाली जो बात कही, और दूसरा घर में कलह वो ना हो। अगर हो सके तो घर में सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। आपकी कुंडली के हिसाब से मैं जो देख रहा हूं, पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, ये बहुत अच्छा है। राजसिक हैं आप, राजा की तरह हैं, अटल सत्यवादी हैं, जो भी होता है वो बिल्कुल ही शुद्धता से कह बैठते हैं। और ध्रुव योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो चमकता रहता है, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। आप कभी भी दरिद्रता को प्राप्त नहीं करेंगे और मजबूती से ही अपना जीवन जी लेंगे। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण शाम की कुंडली भी ब्राह्मण वर्ण और देवगण की ही थी, अभी सुबह वाली कुंडली भी देवगण और ब्राह्मण वर्ण की ही थी। मैं दोनों कार्यक्रम शाम में बनाता हूं, 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में, 9:30 बजे तक ये कार्यक्रम बनता है। और शाम वाला जो कार्यक्रम होता है वो पहले बनाता हूं और ये सुबह वाला जो कार्यक्रम है ये बाद में बनाता हूं। तो अभी मैंने शाम वाले कार्यक्रम को बनाया जिसमें भी वो जातक ब्राह्मण वर्ण और देवगण का ही था। आप भी ब्राह्मण वर्ण देवगण के ही हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। आप शुद्ध हो, मनस्वी हो, श्रेष्ठ हो, श्रेयस्कर बनिए, अपने आप को और भी बेहतर बनाइए, मानसिक लेवल पे अपने आप को और भी ऊंचा लेके जाइए। धर्म को धारण करिए, दान किया करिए। धन को सही दिशा देने की आवश्यकता है, मन को सही दिशा देने की आवश्यकता है। कुंडली में मंगल बढ़िया बैठे हैं, षडबल में बलवान है। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में षडबल में कमजोर नहीं है, सारे ग्रह के पास बल है। इस कुंडली में कुछ भी कमजोर होने वाली नहीं है सिवाय मन के, बस इसको संभालना है। और मानसिक शांति ये यहां से संपूर्ण होता है ना। तो यहां पे वस्तुतः चंद्रमा है, 12वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु बनते हैं, वो शनि के साथ है। 12वें भाव के अधिपति पापक ग्रह के साथ हो या शत्रु के घर में बैठे हो, तो व्यक्ति को ज्यादातर प्रयास ये करना चाहिए कि उसके जीवन में धर्म का आह्वान होता रहे, या प्रयास ये करना चाहिए कि अब दोबारा जन्म ना लेना पड़े, मोक्ष की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। गाड़ी और बंगला की तरफ जाएगा तो फिर ये दोबारा आपको ला करके, और सबसे अच्छी बात तो मैं इस कुंडली को शिक्षा ही देने का काम करूं अगर गृहस्थ के अलग हटके, तो परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा कि आप मनुष्य बने, और उससे भी बड़ी अच्छी कृपा कि आपको बुद्धि अच्छी मिली क्योंकि आप बैठ करके काम करते हो, और उससे चौगुनी अच्छी कृपा कि आपको भक्ति का बल मिला है, आप भक्ति भी कर सकते हो। उससे भी 10 गुनी सबसे अच्छी बात कि आप धार्मिक हो और धर्म पे भरोसा करते हो। उससे 1000 गुनी अच्छी बात कि आपको पूजा और पाठ करने आता है, या फिर कम से कम उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है। अब क्या चाहते हैं? इंद्र का पद चाहते हैं, वो भी एक बार छोड़ना पड़ता है। कुछ भी अप्राप्य नहीं है इस कुंडली में, और कुछ भी प्राप्त होने के बाद व्यक्ति की संतुष्टि नहीं होगी, ये भी बात मैं बोल देता हूं, क्योंकि कुठार खाली रहेगा।
लालच पे संयम करना है, उसको संयमित करिए, बाकी चीजें ठीक हैं। आपकी कुंडली में अभी शुक्र की ही दशा चल रही है जो वस्तुतः आपको खुद का काम करवाए। और मैं एक बात कहता हूं, तो इस भाव के अधिपति होकर के इस भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, सप्तम के अधिपति होकर के तृतीय भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। दांपत्य कभी भी खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि शुक्र और चंद्रमा यहां भी केंद्र में बैठे हैं। कर्म क्षेत्र को प्रभावित मत करिएगा, काम बदलने का प्रयास मत करिएगा, काम यही ठीक है, जो चल रहा है बिल्कुल ठीक है। बस जो 3-4 चीजें मैंने बताई हैं उसको कर लीजिए। थॉट बढ़िया बने, विचार बढ़िया बने, उसमें क्रिएशन जोड़ना चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सके खुद ही लोगों से मिलने का व्यवहार अपने जीवन में ला दीजिए। सामने वाले को खुद मिल जाइए, किसी दूसरे को अगर आ रहा है बीच में तो उसको हटाने का प्रयास करिए। उसके बाद दशमांश कुंडली बहुत अच्छी बनी है, धन भाव ठीक बना है, यहाँ पे उग्रता व्यग्रता ज्यादा है, व्यय पे नियंत्रण रखिए। और सुंदर हैं आप, श्रेष्ठ हैं आप, विचार उग्र मत रखिए, किसी को भी किसी से बुरा बर्ताव मत करिएगा और उग्रता से पेश मत आइएगा। पराक्रम और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, वहां पे उसकी स्तुति बनती है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कृतिका में बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं रोहिणी में, ये दोनों अच्छे हैं। शुक्र जो है वो आर्द्रा के और बुध भी आर्द्रा के, बलशाली हैं आप, लेकिन वो मन को अनियंत्रित करने का काम भी कर रहे हैं और घर में कलह का वातावरण भी बना रहे हैं और आपको व्ययी भी बना रहे हैं। उसके बाद अगर गुरु जो है वो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं और सूर्य जो है वो रोहिणी के, चंद्रमा स्वग्रही, सूर्य के पास बल है। सूर्य कौन है? सूर्य जो है वो साक्षात नारायण है, जिनके सातों रंगों से ही 7 तरह की मिट्टी का जी हमारे धरा पे 7 तरीके की, लाल, पीली, हरी, काली, भूरी, सफेद, ये इतनी सारी मिट्टियां बनी है। 7 रंग की मिट्टियां बनी होती है और 2 रंग होते हैं। जो सूर्य में रंग होते हैं ना, वो सारे रंग की ही मिट्टियां हमारे इस धरती पे पाई जाती हैं। तो और वही धातु अगर धारण करने, वही रत्न धारण करने पे हमारे अंदर बुद्धि की प्रबलता और बढ़ती है। आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है और इस कुंडली के आधार पर जो सूर्य की स्थिति बन रही है और गुरु की, उसके आधार पर मैं इतनी बात कहूंगा कि अगर संभव हो सके तो आप सफेद पुखराज भी पहन सकते हैं, या नहीं तो पुखराज एक धारण कर सकते हैं, इससे आपका बल वृद्धि हो जाएगा। अगर भाग्य के बल की वृद्धि चाहते हैं तो वैसे आपकी कुंडली में गुरु हर जगह अच्छे बने हैं। अगर मन करे तो या तो पहले नंबर पे गुरु का रत्न और दूसरे नंबर पे मंगल का रत्न, अगर क्रोध ज्यादा ना हो तो, अगर क्रोध ज्यादा ना हो तो, उग्रता व्यग्रता और सामान्यतः रक्त से संबंधित अगर कोई समस्या ना हो तो मूंगा पहनिएगा, अन्यथा गुरु का रत्न सबसे अच्छा रहेगा। क्लियर है? अब एक बात और बताता हूं, ये गुरु आपके काम में कभी कभी अनियंत्रण भी पैदा करेंगे क्योंकि वस्तुतः दशम स्थान के अधिपति शनि जो है वो प्रतियोगिता पैदा कर रहे हैं और इस कुंडली के लिए वो अच्छे होते भी नहीं हैं। इस कुंडली में अच्छे होते हैं मंगल, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति, जिसमें से बृहस्पति जो होते हैं वो 12वें भाव के अधिपति होकर के 6ठे भाव में बैठ करके वापस देख रहे हैं। जन्म स्थान से दूर जाइए, तभी लाभ और भी ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर हो सके तो 1-2 जगह और भी ऑफिस बनाने का काम भी आप कर सकते हैं। वो कौन सी दिशा? पूर्व दिशा और उत्तर दिशा, ये 2 दिशाएं आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेंगी। कभी भी सिंह राशि वालों से, धनु राशि वालों से और कुंभ राशि वालों से मित्रता आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस कुंडली के लिए पूर्व दिशा और मंगलवार का दिन और 11 अंक बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी कुंडली के लिए वैसे 4 अंक भी बहुत अच्छा है दोनों में से, और मंगलवार का दिन मैंने कहा। अश्विनी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, अनुभवी आप बहुत हैं और आपको पूर्व, जैसे व्यक्ति जो होता है वो ऐसा है कि वो वर्तमान को तो देख रहा है, पर वर्तमान से देखने से ज्यादा उसके पास इस बात का बल ज्यादा होता है कि वो भविष्य देख सकता है, मतलब ज्योतिषी का गुण होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शनि जो है वो गुरु के साथ बैठे हैं और अष्टम भाव के अधिपति मंगल अष्टम भाव को देख रहे हैं। लग्न के अधिपति का अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ और अष्टम भाव को देखना आयुष्य का वर्ग प्रदान करता है, वही व्यक्ति के स्वभाव को गर्वीला भी बनाता है। अपनी शर्त पे काम करने की आदत है आपको, अगर थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी चीजें, अभी शुक्र की दशा है, ये आपके दैनिक आय को प्रभावित तो नहीं करे, पर हाँ मेहनत अभी करवाएगी। और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में 2027 से और भी ज्यादा अच्छे गुण आएंगे और 2024 से धन की वृद्धि भी होगी। 2024 के 8वें महीने से 2027 के 8वें महीने तक। और एक स्थिति जब आप व्यय में रहेंगे, इसी दौरान व्यय भी होगा और इसी दौरान धन आएगा भी। शुक्र में गुरु आएंगे तो व्यक्ति के जीवन में आप देना मत, किसी को देने से बच जाइएगा, नहीं तो अटक जाएगी।
स्थिति अटक जाएगी, बाहर नहीं निकलेंगे। शत्रुओं से और आलस्य से आपको बचने की आवश्यकता जरूर होगी। हालांकि आपके पास इतना बल है, इतना ज्ञान है, इतना पहचान इतनी आपकी है कि आप कभी भी बुरी और विपरीत परिस्थिति में किसी भी तरीके से निकल जाएंगे। आप सेनापति हैं और राजा आपके साथ हमेशा बैठा है। राजा और सेनापति दोनों एक साथ बैठ करके धन को संभाल रहे हैं और वस्तुतः इसके ऊपर मंत्री की दृष्टि है जो गुरु है, और वस्तुतः जो चंद्रमा है वो बली होकर के बैठा है। काहे की चिंता, क्यों चिंता कर रहे हैं? जब स्वयं इतने सारे ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत होकर के बैठे हों तो आपको बस और बस सिर्फ वही करना है। क्या? दान बढ़ाइए, कम्युनिकेशन बेटर करिए, मेहनत करने की परंपरा विकसित करिए। महत्वाकांक्षा बढ़ा करके रखे हैं तो उतनी मेहनत करने की खासियत और हिम्मत भी रखने की आवश्यकता है। कलह मत करिए और धर्म को दान करिए। धर्म को दान करिए। अगर हो सके तो मैंने पुखराज कहा है, और मंदिर का दर्शन। अगर हो सके तो गाय की सेवा और किसी गो भक्त को या गोपालक को प्रत्येक महीने कुछ जरूर ही द्रव्य दक्षिणा या किसी ब्राह्मण को दे दिया करिए। आपकी कुंडली में अब कुछ मुख्य बिंदुओं पे फिर से बात कर लेता हूं। इस कुंडली में राहु चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। चतुर्थ स्थान के अधिपति और चतुर्थ स्थान के साथ अगर राहु का संबंध बनेगा तो थोड़ी बहुत मशक्कत बाकी रहती है, और वो यहां परेशान करती है। यहां परेशान नहीं करती, मतलब जेब पे परेशानी नहीं होती, मानसिक परेशानी ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध यहां से तो खराब, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि नीच दृष्टि से देखेंगे। राहु का संबंध यहां तो कर्म के लिए तो ठीक है, पर यहां पे केतु के बैठ जाने के कारण और राहु की दृष्टि यहां व्यक्ति के जीवन में व्यय, केतु का दशम स्थान में बैठ करके व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे करना, और व्यय भाव पे राहु की दृष्टि व्यक्ति को परेशान कर रही है। जरा गौर से देखिए तो 12वें भाव पे राहु की 9वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं और शनि की 7वीं, और साथ ही साथ इस भाव के अधिपति अगर इस भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को यह इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति दास से सहायता प्राप्त करता रहे। दासत्व, जो आपके निकट में और अंडर में जो लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को महत्व दीजिए, उन लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाइए। मैं इतनी बात कहूंगा। वैसे आपकी कुंडली में अभी मंगल आ रहे हैं 23 के छठे महीने से, ये भी अच्छे हैं, मंगल भी खराब नहीं है, नक्षत्र बढ़िया बैठा है, दशम स्थान में बैठे हैं, दिग्बली यहां भी हैं, यहां भी अच्छे बैठे हैं, तो खराबी तो उनकी भी दशा नहीं है। अब आपकी कुंडली में मैं एक बार डिग्री के हिसाब से देखूं तो चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर सूर्य जो बैठे हैं वो बैठे हैं 21 डिग्री के, रोहिणी नक्षत्र, कुमार अवस्था, 50% का परिणाम वो करेंगे। कहां का? यहां का। इस वजह से संतान से कई बार कष्ट भी मिलता है और दूरी भी बनती है। उसके साथ संबंधों को लेकर के मंगल की दृष्टि है, उग्रता और व्यग्रता मत रखिएगा, क्योंकि वो मंगल अष्टम के भी अधिपति हैं। उनके पढ़ाई पे और उनके रिसर्च वगैरह पे आपको फोकस करना होगा कि वो कहां जा रहा है, कहां बैठ रहा है, कहां उठ रहा है, किसके साथ उसके संबंध बन रहे हैं। ये सूर्य की बात थी। शनि चंद्रमा को देखिए तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं 8 डिग्री के, और ऐसी अवस्था में पुष्य नक्षत्र के 8 डिग्री, और ये राशि उनकी खुद की स्वग्रही बलवान है, राहु के साथ है, तो थोड़ी बहुत व्यग्रता और चिंता देते रहेंगे, वो बना रहेगा। पर ये वृद्ध हैं, इसका मतलब ये होता है कि चंद्रमा को जितना परिणाम देना चाहिए वो उतने अनुभव नहीं दे रहे हैं, जितना व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं सुख में हूं, मैं शांति में हूं, मैं परम शांति को प्राप्त कर रहा हूं, उतना वो हो नहीं रहा। इसका मतलब है कि हमें इस बात पे काम करने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल ठीक हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। मंगल जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो 6 डिग्री के हैं, वृद्ध होंगे, ये भी समसंख्या की राशि में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली में लग्न के अधिपति वृद्ध होकर के बैठे तो स्वास्थ्य को, रक्त से और स्वास्थ्य को, कई बार घाव, फोड़ा, फुंसी, या कई बार व्यक्ति को पेट से भी संबंधित समस्या या कई बार वात जनित समस्या होती रहती है। इस पे काम करने की आवश्यकता है। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, लग्न के अधिपति का धन भाव में बैठना, धन के कारक गुरु से दृष्ट होना, उस भाव से तृतीयस्थ चंद्रमा और राहु का बैठना व्यक्ति के विचारों को और मनोभाव को कमजोर करने का प्रभाव। इस भाव से तृतीयस्थ कोई ग्रह नहीं और इस भाव से चतुर्थस्थ कोई ग्रह नहीं, इस भाव से चतुर्थस्थ कोई ग्रह नहीं, धन को कई बार गलत जगह पे और बुरे तरीके से खर्च करने का प्रभाव भी मैं मंगल की दशा में देख रहा हूं। इस वजह से व्यक्ति को अपने घर में अपनी महिलाओं और अपने बच्चों पे विशेषतया ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल की दशा में व्यक्ति का धन हानि और
एक्सीडेंट और चोट लगने की घटना, माथे वगैरह पे कट वगैरह या तिल वगैरह, मस्सा वगैरह, लहसन वगैरह की स्थिति, ऐसी स्थिति दाहिने साइड में ज्यादा बनती है। नेत्र और नेत्र में कोई समस्या ना हो, इस बात को ख्याल रखना होगा। नेत्रों में पानी आने के खतरे भी कई बार बढ़ते हैं। हृदय क्षेत्र भी कई बार प्रभावित होते देख रहा हूं, ये बात बनती है। माता को भी कई बार व्यक्ति को परेशानी से देखा जाता है, ऐसी स्थितियां बनती हैं। ये मंगल का प्रभाव। बुध भी जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो 11 डिग्री के हैं, कुमार अवस्था के होंगे, इस वजह से वो तो ठीक है। इसका मतलब है कि पराक्रमी व्यक्ति है और 50% तक उसका परिणाम उसको पक्ष दे। आप संपूर्ण आपका परिणाम नहीं दे रहा है, आप जितने भी मेहनत करते हैं उसका आधा मिल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए गणेश जी के मंत्रों का जप, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करते रहिए। चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद गुरु जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो 6 डिग्री के बैठे हैं, ये भी वृद्धि हो जाएंगे और सम संख्या की राशि में बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए, तो आपकी कुंडली में गुरु और शनि स्त्री कारक राशि में, चंद्रमा स्त्री कारक राशि में, मंगल और सूर्य स्त्री कारक राशि में। इसका मतलब व्यक्ति स्त्री का प्रेमी है या पत्नी का प्रेमी है या स्त्रियोचित गुणों को रखने वाला है, तो पुरुषोचित हो जाइए थोड़े से। पुरुष का काम क्या है? बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता। पुरुष का काम क्या है? अखंड होता है, वो विखंडित नहीं होता। ढाढ़स है उसके पास, साहस है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में वो लड़ने के लिए यूं मजबूती से खड़ा है, जिसके पास किसी भी तरीके की कमजोरी नहीं है। उसका आत्मबल, उसका प्रभाव, उसके व्यक्तित्व का लक्षण, जो लाक्षणिक गुण होता है वो मजबूती से होता है। आप उसको अपने अंदर विकसित कर लीजिए, चीजें बदल जाएंगी। गुरु के बाद शुक्र जन्म कुंडली में जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में वृद्ध हैं। गुरु का प्रभाव ठीक है, थोड़ा कमजोर ही है, इस वजह से गुरुता और गुरुत्व का आकर्षण कमजोर हो रहा है। बुध तो ठीक है, गुरु वृद्ध हो रहे हैं डिग्री में। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में बढ़िया बैठे हैं, इस वजह से आपको 50% का वो परिणाम देते रहेंगे। इस वजह से व्यक्ति का व्यापार और व्यक्ति का धन, पर यहाँ पे ये मारक हो जाते हैं। इस वजह से शुक्र की दशा में और गुरु की दशा में और खास करके शनि की दशा में और साथ ही साथ मंगल की दशा में सावधान रहना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर के। राहु की दशा में माता को लेकर के, राहु की दशा में पिता को लेकर के, राहु की दशा में व्यक्ति को अपने खुद के स्वास्थ्य को लेकर के, राहु की दशा में व्यय को लेकर के सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ शुक्र की दशा में दाम्पत्य, बच्चे, बुद्धि, उनकी पढ़ाई, छोटा बेटा या फिर दूसरी संतति, इन सब चीजों को लेकर के सावधान होना चाहिए। क्लियर है? शुक्र में शनि आ जाए, शुक्र में गुरु आ जाए, शुक्र में मंगल आ जाए, राहु में मंगल, राहु में शुक्र, राहु में शनि, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। इन सब चीजों पे, दशाओं पे ध्यान रखना होगा। शुक्र के बाद अगर शनि, राहु और केतु की बात करता हूं तो ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली में, शनि 9 डिग्री के वृद्ध हो जाएंगे, राहु आपकी कुंडली में 9 डिग्री के वृद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये तीनों वृद्ध होकर के बैठे हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति की कुंडली में इनकी दशाएं जो हैं वो थोड़ी बहुत कमजोर जा सकती हैं। थोड़ी बहुत क्या मैं कहूंगा, 6ठे स्थान के शनि हैं, आलस्य मत करिएगा। उनकी दृष्टि यहां जा रही है और यहां का अधिपति भी इसे देख रहा है, आयु देते रहेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि, लड़ने झगड़ने से व्यक्ति को कोई मौका तो मिलता नहीं है और वो करता भी नहीं, लड़ाई से दूर ही रहे। मंगल है, आपके पास बल है, आपके पास लोगों का बल है, आपकी पहचान बहुत ऊंचे और अच्छे लोगों से है, आप उसका ही सहयोग प्राप्त करिएगा। इनडायरेक्ट वे में किसी की सहायता करिएगा, बता करके नहीं। गरीबों की सहायता भी ऐसे ही करने की आवश्यकता है। अब क्या बताऊं, दशाओं के क्रम में मैंने आपसे एक बार फिर से चर्चा करनी है तो मैं बता दूं, सूर्य की दशा, शुक्र की दशा और बुध की दशा साहस, बल, पराक्रम, मेहनत और माइलस्टोन साबित होने वाली या ये कुछ देकर के जाने वाली है। बाकी मंगल, गुरु, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि सामान्य सामान्य ही रहने वाली है। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने ऊपर काम कितना करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना ज्यादा कमा रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आपने उसका समायोजन कितने अच्छे तरीके से किया है, आपके अंदर का संतप्त कितना जागृत है और आपने अपने अंदर से कितना झकझोरा है खुद को। क्योंकि ये कमजोर नहीं है, ये कुंडली बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस सिर्फ ये भाव कमजोर है। मानसिक स्टेबिलिटी और मन को ग्रहण लगा है जो महीने में एक बार व्यक्ति को बिल्कुल ही निराशा में ले जाकर के डुबो देती है। आप उससे निकलने का प्रयास कर सकते हैं तो कर लीजिए। शिव जी को दही अर्पित करिए, शिव जी के मंदिर का दर्शन करिए, गोदान, गाय की सेवा और किसी एक गाय का खर्च। परिवार के जितने सदस्य हैं ना, उसके प्रत्येक मुंडी पे 1-1 रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से निकाल लीजिए। जितना पैसा बचा उसमें कुछ पैसे और जोड़ करके, अगर कम सदस्य हैं तो, और उसको किसी गौ पालक को दे दीजिए। कुछ खरीद करके दे दीजिए, अन्न खरीद करके जो वो गाय को इस्तेमाल करे और गाय को ही खाने को दे। ऐसा नहीं कि आप उसको दे देना तो वो अपनी जेब भर लेगा।
और गोपालक बनिए। आने वाले दिनों में जरूर ही इस पर और भी अच्छे तरीके से कुछ कार्यक्रम बना दूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आप आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। प्रत्येक दिन के कार्यक्रम को देखने के बाद कमेंट जरूर किया करिए और संबंध हमेशा बना करके रखिएगा। जब कभी इस कुंडली पे कोई बात पूछनी हो, मैं निस्संदेह उपस्थित हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।